हेलो मेरे भाई, हाउ आर यू। वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, ये जो लेक्चर आपका है 12 जनवरी थर्ड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है दिल्ली पुलिस एचसीएम का मेरे भाई, वो सारा क्वेश्चन, कुछ मैथ के भी क्वेश्चन हैं, सारा इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मेरे भाई। तो चलिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। और एक चीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्या कि हमारे दिए हुए वीडियो से क्या आपको अपने अपने शिफ्ट में फ़ायदा हुआ या नहीं मेरे भाई। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर मेरे भाई रिपीट हुआ है, थोड़ा फ़ायदा ज़रूर मिला होगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, थोड़ा सा चलिए, यह आपका 12 जनवरी 2026 का थर्ड शिफ्ट का हो गया, जिसमें पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा था मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में। थोड़ा सा चलिए, आपका पूछा था मौर्य वंश, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर विच यूनिफाइड मोस्ट ऑफ द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे जिन्होंने पहली बार भारत के अधिकांश हिस्सों पर क्या किया, एकीकृत किया। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, की सहायता से नंद शासक धनानंद को हराकर साम्राज्य की स्थापना करी थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे आधुनिक पटना के नाम से आज हम जानते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये आपका पूछा था मेरे भाई। थोड़ा सा पेन को और थोड़ा मोटा कर लिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था नाडा, नाडा के बारे में क्वेश्चन था कि नाडा के संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था नाडा शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा था यह खेलों में ड्रग परीक्षण के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय संस्था है। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा मेरे भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल 2, ओनली 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाडा के बारे में अगर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। कथन 1 गलत है, क्योंकि नाडा, कथन 1 गलत है क्योंकि नाडा जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कथन 2, क्योंकि इसे भारत में खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने का काम सौंपा गया है। तो ओनली फॉर 2 राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा इन 1504 एंड लेटर मेड इन द कैपिटल। यानी 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की और बाद में इसे राजधानी बनाया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। सिकंदर लोदी ने 1504 में पड़ोसी राज्यों को नियंत्रित करने के लिए आगरा की स्थापना करी थी। बाद में 1506 में इसे अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा भी स्थानांतरित कर दी थी। बाद में मुगलों यानी विशेष रूप से अकबर और शाहजहां ने शहर का क्या किया, फिर पुनरुद्धार किया और उसकी रूपरेखा को और थोड़ा निखारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था मेरे भाई, प्रारंभिक काल में उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन काफी अधिक क्यों था। इन ईयरली टाइम्स व्हाई वाज शुगर प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली, ये थोड़ा सा क्या है, हाँ चलिए
थोड़ा सा वहाँ लोगो आ जाता है ना, इसलिए। तो सिग्निफिकेंटली हायर इन साउथ इंडिया कंपेयर्ड टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च सुक्रोज और लंबा मौसम, हाई सुक्रोज कंटेंट एंड लॉन्गर सीजन के कारण आपका क्या था, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत चीनी में काफ़ी अधिक उन्नत माना जाता था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। दक्षिण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय थी जो गन्नों के लिए आदर्श है। वहाँ के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है और नम जलवायु के कारण उत्तर भारत की उप उष्णकटिबंधीय स्थितियों की तुलना में पेराई का मौसम लंबा होता है। तो इसके कारण आपका फेमस था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, किस पंचवर्षीय योजना में भारत आर्थिक उदारीकरण की औपचारिक शुरुआत करी थी। विच 5-year प्लान मार्क्ड द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया। तो यह आपका हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड था 1992 से 1997। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था मेरे भाई। चलिए, उस टाइम आर्थिक उदारीकरण और औपचारिक शुरुआत की स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, उस समय के पीएम थे कौन? 8वीं पंचवर्षीय योजना में पीएम कौन थे ये भी देख लीजिए। तो पीएम उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव 1991 में। और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी है ना, एलपीजी का विशेष रूप से सुधार किया गया था और एक पहल भी था विशेष रूप से। यहाँ से भारतीय संविधान में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी विशेष रूप से गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित था? तो आर्टिकल 40 आपका था मेरे भाई। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है, अनुच्छेद 40। डीपीएसपी जो है गांधीवादी सिद्धांतों में अनुच्छेद 40 यानी पंचायत, अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग और अनुच्छेद 47 नशीले पेय पदार्थों पर प्रतिबंध शामिल है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा था, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, n टाइम्स अपॉन h अपॉन 2 पाई आपका राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय नागरिक महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला नागरिक थी अरुंधति रॉय, जो फिक्शन के लिए जिन्होंने 1997 में अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। किरण देसाई ने बाद में इसे बुकर को 2006 में जीता और ये फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर अरुंधति रॉय जी को दिया गया था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। चलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है मेरे भाई। निम्नलिखित खेलों में से विषम का चयन कीजिए, क्रिकेट, पोलो, हॉकी, बैडमिंटन। तो क्रिकेट के लिए एक बड़ा सा ग्राउंड चाहिए, हॉकी के लिए भी एक बड़ा सा ग्राउंड चाहिए, पोलो के लिए भी थोड़ा बड़ा ग्राउंड ही चाहिए मेरे भाई। इन लोग के लिए ग्राउंड चाहिए, जबकि बैडमिंटन स्मॉल ग्राउंड में भी खेला जा सकता है, मेरे भाई। तो इसका ऑड हो जाएगा आपका बैडमिंटन, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था, रीजनिंग से है मेरे भाई। अनुज एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है, अनुज जो है एक व्यक्ति को इशारा करता है और कहता है कि यह मेरी माँ के बेटे का एकमात्र पिता है। वह व्यक्ति अनुज से किस प्रकार संबंधित है? एक मान लिया जाए ये फोटो है और अनुज बोल रहा है क्या कि ये फोटो जो है
यह मेरी माँ, यह मेरी माँ, तो अनुज की माँ के एकमात्र बेटे, अनुज की माँ की बेटे, अनुज की माँ की बेटे अनुज या उसका भाई हो सकता है, का एकमात्र पिता है। तो ये तो फादर आपका ऑटोमेटिक है मेरे भाई, फादर हो जाएंगे, FATHER। चलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। बिम्स्टेक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? किस लिए यह संगठन बनाया गया था बिम्स्टेक? चलिए तो इसका ऑप्शन पहला है पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य गठबंधन के लिए, दूसरा है बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, और जो पॉइंट है वो देख लीजिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर ही था क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ही मेरे भाई। चलिए ज़्यादा ऑप्शन क्या पढ़ना है, आपका राइट आंसर था क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना ही। ऑप्शन बी, बिम्स्टेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य लक्ष्य व्यापार, ऊर्जा, परिवहन और आतंकवाद के विरोध जैसे क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को तेज करना। सदस्य देशों में भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका क्या है? शामिल आपका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था इन जनवरी 2025 which specific pollutant was identified as the main contributor to the Severe Air Quality Index AQI levels in Delhi। चलिए तो जनवरी 2025 में दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता सूचकांक स्तरों के लिए मुख्य रूप से किस प्रदूषक को जिम्मेदार पाया गया? तो ये आपका था पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को इसका रिस्पॉन्सिबल माना गया था मेरे भाई। आगे चलते इसका थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है। पार्टिकल 2.5 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले सूक्ष्म कण सर्दियों के दौरान दिल्ली की हवा में सबसे खतरनाक प्रदूषक होते हैं। अपने छोटे आकार के कारण यह फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकता है। पराली जलाना, वाहनों का उत्सर्जन और ठंडा मौसम प्रदूषक को रोकने के कारण इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। तो इसके कारण आपका 2.5O क्या है? रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली में बढ़ती जहरीली हवाओं का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की कौन सी शाखा विशेष रूप से ध्वनि और उसके गुणों के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्वास्टिक्स, जिसको बोलते हैं ध्वनि। एक्वास्टिक्स मतलब ध्वनि। चलिए ध्वनिकी बोलते हैं, ध्वनिकी। एक्वास्टिक्स ध्वनि के उत्पादन, नियंत्रण, संचरण, स्वागत और प्रभावों से संबंधित है। इसमें अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड और कंपन का अध्ययन शामिल है। ऑप्टिक्स प्रकाश का एक अध्ययन है और सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन है। सिस्मोलॉजी से तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, रेक्टर स्केल में मापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उस व्यक्ति के लिए एक शब्द चुनिए जो खोज के लिए अज्ञात या दूर के स्थानों की यात्रा करता है। तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोरर, नेटिव, सेटलर। ये और चौथा ऑप्शन आपका देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन आपका था पर्यटक, तो उसको एक्सप्लोरर बोलेंगे, खोजकर्ता, क्योंकि वो क्या है? नए और कुछ अपरिचित चीज के बारे में जानना चाहता है। एक खोजकर्ता किसी अपरिचित क्षेत्र के बारे में जानने या कुछ नया खोजने के लिए यात्रा करता है, उसी को बोलते हैं एक्सप्लोरर, खोजकर्ता। आपका ऑप्शन ए राइट था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से था। स्पोर्ट्स वेयर वाज द 2024-25 इंटर स्टेट सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड। 2024-25 अंतर राज्य वरिष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी?
तो यह आपका पंचकुला हरियाणा में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है मेरे भाई। इसका थोड़ा डिटेल्स भी देख लेते हैं। 63वीं अंतर्राज्यीय वरिष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप हरियाणा के पंचकुला में आयोजित की गई। यह आयोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय एथलीटों के लिए ओलंपिक और एशियाई खेलों जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन ट्रायल के रूप में कार्य भी करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी में कौन सा प्रावधान, ये तो आपका हो गया है, प्रावधान गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये आपका ग्राम पंचायतों का गठन ये गांधीवादी सिद्धांत पर आपका आधारित है मेरे भाई, क्योंकि गांधी जी का सपना था सुंदर ग्राम, स्वच्छ ग्राम का और आदर्श ग्राम का भी सपना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 ही था। अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 3 months विदाउट एन एडवाइजरी बोर्ड्स ओपिनियन। हो जाएगा यहाँ क्या है कि किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना अधिकतम 3 महीने तक बिना मुकदमे के हिरासत में रखा जा सकता है। यह आपका हिंदी में 1 था और ये 2 था। तो केवल आपका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर मेरे भाई। यहां लिखा हुआ है, थोड़ा डिटेल्स भी देख लीजिए। निवारक निरोध के खिलाफ सुरक्षा यानी शत्रु अलायंस उसको बोलते हैं। शत्रु अलायंस दुश्मन देश के नागरिक को प्राप्त नहीं है। यह किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए दी गई एक सुरक्षा है, निवारक निरोध। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, किस महान आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी को एक बड़े विद्रोह उल गुलान का नेतृत्व करने के बाद जून 1900 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी? तो उल गुलान विद्रोह के नेता आपका बिरसा मुंडा है मेरे भाई, बिरसा मुंडा है उल गुलान विद्रोह के नेता, ऑप्शन बी। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ मुंडा विद्रोह, जिसे उल गुलान कहते थे, का नेतृत्व किया। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं कि उनकी मृत्यु जेल में हैजा से हुई थी, लेकिन आदिवासी परंपराओं में उनके बलिदान और शहादत की प्रमुखता दी जाती है। तिलका मांझी 1785 को भी अंग्रेजों ने सार्वजनिक रूप से फांसी दी थी। तिलका मांझी को भी 1785 में फांसी पड़ा था। और मुंडा विद्रोह या उल गुलान विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स की गणना के लिए कितने अनिवार्य प्रदूषकों को डेटा पर विचार किया जाता है? तो इसमें 8 प्रदूषक को डेटा के लिए विचार किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका थोड़ा देख लीजिए क्या था। AIQ8 8 प्रमुख प्रदूषक की निगरानी करता है, जैसे हो गया PM10, PM2.5, इस तरह से ओजोन, NH, अमोनिया, PV लेड। कम से कम 3 प्रदूषकों की निगरानी आवश्यक है, जिसमें से एक PM10 या PM2.5 होना अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था डेविएशन के बारे में। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेविएशन। डेविएशन का हो जाएगा आपका डिग्रेशन, विषयांतर आपका हो जाएगा। डेविएशन का अर्थ स्थापित मार्ग या मानक से हटना। डिग्रेशन इसका पर्यायवाची है, जिसका अर्थ मुख्य विषय या पथ से भटक जाना। तो यह आपका पर्यायवाची का मतलब होता है, सिनोनिम है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डिग्रेशन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए यह है प्लंज
प्लंज शब्द सबसे उपयुक्त विलोम, इसका सिनोनेम इंटोनेम पूछा था, उल्टा है तो एंटोनेम पूछा था। इसका मतलब क्या हो जाएगा? गोता लगाना, डाइव मतलब गोता लगाना, सौर मतलब ऊंची उड़ान भरना, और फाल मतलब गिरना। और चौथा भी आप देख लीजिए, चौथा आपका था नीचे उतरना। तो इसका सबसे हो जाएगा सिनोनेम, सिनोनेम सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका, बेस्ट एप्रोरिएट मोस्ट एप्रोरिएट बोला है तो आपका हो जाएगा ऊंची उड़ान भरना, शौर, शोयर। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द वर्ड विच मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, टू एग्जामिन समथिंग थ्रोली एंड डीपली। कह रहा है कि किसी विषय की गहन और गहराई से जांच करना, इसको क्या बोलते हैं? प्रोब, यानी गहन जांच। ये आपका हो गया है ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए OWS से था आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से था तो प्रोब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये बोर वाला हो गया था। 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्य वरिष्ठ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह आपका पंचकुला हरियाणा में, ये भी आपका हो गया है। इस चैंपियनशिप 2024 का संस्करण पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में आयोजित किया गया। यह भारतीय एथलीटों के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का एक प्रमुख अवसर था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था मैथ से, यहाँ मैथ का क्वेश्चन आपका आ गया है। 185 का स्क्वायर आपका पूछा था, 185 का स्क्वायर पूछा था। चलिए तो आपको पता होना चाहिए 18 का स्क्वायर होता है 324 और 5 का स्क्वायर 25। कहानी खत्म था, सॉरी इसमें और करना था 324 25। ये तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप इसको क्या कर सकते थे, आसानी वे में बना सकते थे। ऐसे कर सकते हैं 180 का स्क्वायर अब प्लस 5 और होना चाहिए ना, 5 का स्क्वायर। तो यह आपका 180 कितना हो जाएगा? 18 324 पर 00 और फिर 25। चलिए इसको सीधा ही निकाल सकते थे, 324 25 नहीं होगा, 34 225 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधा आप निकाल सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 7:25 में है। यदि शंकु का आयतन 77 सेंटीमीटर क्यू है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 आपका वॉल्यूम दे दिया 77, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर आपका है तो 7x का स्क्वायर हो जाएगा, 7x मल्टीप्लाई 7x, और h आपका दे दिया 12, इसको x में मान लेंगे यूनिट। चलिए तो 7 से 7 आपका गया और 2 से 11 बार में, सॉरी 11 से 2 बार में, 11 से 7 बार में, ये से ये 7 चला गया, 3 से 3 चौके 12 आपका हो जाएगा, है ना। और कहीं कटने वाला है क्या? 3 चौके 12, बाकी ऊपर कितना आपका बच गया? 4 दूनी 8 और x आपका एक्स क्यू बराबर कितना हो जाएगा? इधर से सब कट गया ना, x 8x क्यू आपका यहाँ आ रहा है, जो कि आप इसे कहीं गलत हो गया क्या? फॉर्मूला बेस्ड ही है, 1/3 22/7 आर स्क्वायर 7x इंटू एच तो 12x आपका। ये 7 से ये 7 गया, 7 से 11 बार में, 11 से 2 बार में, ठीक है। 3 चौके 12, 4 दूनी 8x क्यू, इधर बच गया 1, x क्यू बराबर 1/8,
तो x बराबर हो जाएगा 1/2, मतलब इस तरह से 0.5 आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा ऑप्शन गलत है या कहीं कुछ गड़बड़ी हो गया है, देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे मैथ का ही है। अगला क्वेश्चन पूछा था बेलन से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, टोटल सरफेस के बारे में पूछा था। एक्यूरेट एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला मेरे भाई, तो चलिए ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, यहाँ से काम आपका हो जाएगा, बस फॉर्मूला बेस्ड ही था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था 5,40,000 किसी वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस आपका था 5,40,000, उस पर क्रमशः 20%, 25% की दो छूट दे गई। तो आपको एक्स वाई फार्मूला पता होना चाहिए, ये वाला एक्स प्लस वाई प्लस माइनस यहाँ कर देते हैं, एक्स बाई अपॉन 100, इसी पे आपका फिट था। 20% और 25% दो का छूट दिया मेरे भाई, -20 और -25, ये हो जाएगा +20 अपॉन 25 अपॉन 100, 20 पंचे 100, 5 से 5 पचे 25, तो ये हो जाएगा -45 और +5 मिलके एक्यूरेट -40% का लेस हो जाएगा, यानी लॉस चला जाएगा। जब ये -40 का मतलब 40% का लॉस जा रहा है, तो ये आपका दिया गया है मेरे भाई 60% अपॉन 60% इक्वल टू 5,40,000 आपका दिया गया है। तो 1% बराबर 6 नमा 54 और 1 0 से 1 0 आपका 3 0 लगा दीजिए यहाँ। तो 100% में क्या हो जाएगा, 2 0 आपका और बढ़ जाएगा और 9 लाख रुपए आपका राइट आंसर था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था एक व्यक्ति ने 150 पेन 12 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे। उसने 60 पेन क्या किए कि 40% लाभ पर बेचे हैं। 60 पेन 40% लाभ पर, 50 पेन 50% लाभ पर और शेष पेन को 60% लाभ पर बेचे हैं। कुल प्रॉफिट बताइए। सबसे पहले तो बता देंगे कि जो हम लोग का क्रय मूल्य पड़ा है 150 पेन 12 रुपये प्रति पेन खरीदे हैं, तो ये 1800 रुपये का पड़ा है। 15 गुने 12 180 होता है 1 0, तो हमारा टोटल कॉस्ट पड़ा है सीपी बराबर 1800 रुपये। अब देखते हैं सेल करते हैं तो कितना का फायदा होता है। 60 पेन को बेच रहे हैं 40% लाभ पर, यानी 100 का सामान 40% लाभ पे 140 में बेच रहे हैं। 1 0 से 1 0, 14 छक 84 है ना, 14 छक 84, 40% लाभ पर 60 पेन को बेच रहे हैं, तो 84 कितना हो गया, चलिए 84 गुना 60 कर देंगे ना। 60 पेन को 12 रुपये प्रति पेन की दर से इसको खरीदे थे और 40% लाभ पर इसको बेच रहे हैं, तो 84 के हिसाब से इसको सेल कर रहे हैं और एक कलम का दाम 12 रुपये था। तो चलिए 12 का ही 40% निकाल देते हैं, 12 का ही 140% निकाल देते हैं, वही ठीक रहेगा। चलिए मेरे भाई इसको सीधा ऐसे ही कर लीजिए। चलिए 60 पेन 40% लाभ पे बेच रहा है, तो एक कलम था 12 रुपये का, तो 60 पेन कितना का हो जाएगा, 12 छक 72 720 का, 40% लाभ मतलब 140 पे बेच रहा है, तो इसका निकाल लेंगे। तो आपका गुना करेंगे 14 दूनी 28 के, 8 हाथ में 2 64, 98 और 2 100, 1008 रुपया ये 60 पेन का आया मेरे भाई। फिर है 50 पेन का, 50 पेन का उसी तरह से 50 गुने कर लेंगे 12 रुपये पर पेन, तो 12 पंचे 60, 600 का इसमें है 50% लाभ, तो 150 अपॉन 100, 50 तिया 50 दूनी और 2 से 2 तिया, तो 3 तिया 900 रुपये यहाँ से आया। और कह रहा है शेष पेन 60% लाभ पे बेचे हैं, शेष पेन जो आपका है 60% लाभ पे बेचे हैं, तो शेष पेन कितना हो गया, 60 और 50, 60 पेन
और यहाँ 50 पेन, 110 पेन, बच गया आपका 40 पेन। तो 40 पेन 40 गुने 12, 480 रुपये, और 480 को बेचेंगे 60% लाभ पर 160/100, काट देंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 16 8 28 से के 8, हाथ में 12, 16 चौक 64 और 12 76 हो जाएगा। 64 और 12, 4 2 6, 6 1 7। चलिए अब इन पैसों को ऐड कर लीजिए। यहाँ 1000 और 900 1900 और 7 19 7 9 7 16, 9 7 16 कितना हो गया आपका 1000 और 900, 1000। यहाँ इसी को ऐसे कर लीजिए ना, 1800 में लिए हैं तो टोटल यहाँ हो गया 1900 और 19 7 9 7 16 26 और 68 और 8 कितना हो जाएगा 8 8 16 के 76, तो 2676 आपका हो जाएगा। 2676 आपका एसपी आ गया। तो प्रॉफिट कितना का हो गया 6 7 और 16 में से 8 गया 8, 876 का प्रॉफिट हो गया। तो परसेंट प्रॉफिट आप निकाल लीजिए। परसेंट प्रॉफिट 876/100 मल्टीप्लाई 1800, 00 से 00, 18 से 18 पचे 90, 18 पचे 90। समझिए कि अप्रोक्स में आपका 50% ही आंसर राइट है मेरे भाई। 18 पचे 90, 18 छक 78 से 108 हो जाएगा, 18 चौके 72, 72 ये होता है। तो यहाँ अप्रोक्स में पूछा है तो 50% आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका था, एक व्यक्ति 50 मीटर दूर खड़ा है। एक व्यक्ति जो है 50 मीटर दूर खड़ा है। दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस तरह से ये आपका दीवार है और दीवार से आपका 50 मीटर दूर एक व्यक्ति खड़ा है। यहाँ पे व्यक्ति है और यहाँ से उन्नयन कोण बोल रहा है 30 डिग्री का बन रहा है मेरे भाई। तो tan 30 आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस 1/√3 होता है। tan 30 1/√3, तो हाइट आपका हो जाएगा 50√3/3 मीटर। राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए और ये भी क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन है, इसको आपको खुद बनाना है मेरे भाई। बहुत ही शानदार है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। कह रहा 1 मीनार टूट जाती है, उसकी ऊपरी सिरा जमीन के आधार से 50 मीटर की दूरी को छूता है। इस तरह से पेड़ था, थोड़ा सा इस तरह से पेड़ था आपका, आंधी में होता है, बीच से यहाँ से टूट जाती है और ये वाला जो पार्ट होता है ये आके यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट होता है मेरे भाई, ये वाला ये यहाँ आके इस तरह से छूता है और कह रहा है जमीन के साथ 30 डिग्री का ये कोण बनाती है। तो कह रहा है टूटे हुए भाग की लंबाई, इसकी लंबाई आपको पूछ रहा है। ये जमीन से आधार 50 दे दिया है, इसका राइट आंसर 100 मीटर हो जाएगा। चलिए आपको बना करके बताना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए वही था। तो आज भर के लिए मेरे भाई इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।